सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग चर्चा करें किस पे, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन, आरबीआई प्रोवाइड करता है किसको? लोन देता है। किसको देगा? तो अदर बैंक, जो भी बैंक, आपको पता है कि इंडिया में सारे बैंकों को मॉनिटरिंग करने के लिए कौन है? आरबीआई। नए बैंक को खोलना है, ब्रांच को खोलना है, कोई भी परमिशन लेना होगा, किससे लेना पड़ेगा? आरबीआई से। तो जिस रेट पे आरबीआई दूसरे बैंक को लोन देता है उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। और कभी कभी अगर सपोज करो कि एचडीएफसी बैंक है और कोई एसबीआई के पास बहुत पैसा है, अब एचडीएफसी के पास क्या थोड़ा कम पैसा है, तो एचडीएफसी डिमांड कर सकता है आरबीआई से कि हमको लोन दिलवा दीजिए। तो ऐसे में आरबीआई क्या करेगा? लोन लेगा। किससे लेगा? जिसके पास ज्यादा था। किससे? एसबीआई से लेके और फिर किसको दे देगा? एचडीएफसी। तो जिस रेट पे अदर बैंक लोन देता है किसको? आरबीआई को, उसे हम लोग कौन सा रेट बोलते हैं? रिवर्स रेट। पहले क्या था? 2014 के पहले रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में कम से कम 1% का अंतर रहता था। अभी भी 0.75% के अप्रॉक्स है। अगर आरबीआई किसी बैंक को 6% पर एनम पे इंटरेस्ट पे दे रहा है तो वो किसी भी बैंक से 5% पे ही ले। लेकिन अभी ये रेट बहुत घट गया है। अब ये 5.5 पे दे देता है और 4.25 4.75 पे ले लेता है। तो ये दोनों टॉपिक थे। कोई दिक्कत? सर ये रेट आरबीआई कंट्रोल करता है। हाँ, आरबीआई रेट भी आरबीआई रेंज देता है कि अगर आपको होम लोन पे लेना है सपोज तो 8 से 12% लीजिए। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपका टैक्स क्या होगा। अब मार्केट में 14-15 बैंक है पहले से, तो तुम थोड़ा कम रेट रखोगे तब ना लोग तुमसे लोन लेगा, तभी तो ऐसा होगा। तो इसलिए हर बैंक क्या करता है? दूसरे के कंपेयर में थोड़ा सा कम। तभी प्रचार देखते होगे आप, हम इतना परसेंट इंटरेस्ट आपको देने वाले हैं हर महीने, हम इतना परसेंट ये निकालने वाले हैं। हमेशा बैंक लगाता है इस चीज का प्रचार करता है। चलिए, इसके बाद देखिए करके ये सारा ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 75% इसी से आधा क्वेश्चन इन्हीं सारे टॉपिक से या इसके आधार पर। सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? खुद से बनाया हुआ एक ग्रुप जो कि टाइम टू टाइम एक दूसरे को हम मदद कर सकें। जैसे सपोज करो कि ये 6-7 बच्चे इधर बैठे हुए हैं, ये साथ के साथ क्या चीज़ है कि सब लेबर क्लास के और 300 रुपया पर डे के हिसाब से कमाते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया? 20-25 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग बचाना स्टार्ट कर दिया, अपना जमा करना स्टार्ट कर दिया। तो हर दिन के अकॉर्डिंग अगर 20 रुपया 7 लोग करे तो 140 हो गया। ऐसा ही महीना करते जाओ। अब इसमें से किसी एक को चोट वगैरह लग गया या बीमार पड़ गया, अब चूंकि लेबर था, इनके पास परमानेंट जॉब तो है नहीं, तो इनका फैमिली कहाँ से खाएगा? तो वैसे टाइम में ये 6 जो पैसा जमा है उसको क्या करेंगे? प्रोवाइड कर देंगे। इनको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? दीज आर द ग्रुप्स फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल बाय देमसेल्फ। इसमें सरकार बढ़ावा देगा आपको, लेकिन आप खुद में इस ग्रुप को बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। सस्ते दाम पे आपको लोन मिल जाएगा। अब सपोज करो कि उसका ऋषभ को दिक्कत हुआ, तो ऋषभ के परिवार वाले वो पैसा ले रहे हैं। अब बैंक में जिस रेट पे दे रहा था उसी रेट पे उनको बेचारे को सूद मिल जाएगा, इंटरेस्ट पे पैसा मिल गया। फिर जब वो पैसा पे करेंगे तो जितना बैंक इंटरेस्ट पे करने वाला था उसी पैसे पे वो जमा कर देंगे। बहुत सस्ता होगा कि नहीं होगा? बैंक वगैरह आप जानते हो बहुत कम पे देता है, 8% पर एनम। अगर 1 लाख रुपया लिया तो साल भर में 8,000 रुपया उसको पे करना पड़ेगा साल भर में। और अगर आप इंटरेस्ट लेते हो किसी इंसान से तो वो क्या करता है? 5% पर मंथ। 1 महीने में 1 लाख का 5,000, तो 12 महीने में 1 लाख का 1,60,000। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, इसलिए सरकार बढ़ावा देना चाहता है किसको? एसएचजी को, ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो रहे और लोग एट द टाइम ऑफ नीड एक दूसरे का मदद कर सकें। थोड़ा और इधर आ सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन किन चीजों पे आधारित होता है या किन पे डिपेंड करता है? सबसे पहला टेक्नोलॉजी। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी शेयर होगा ग्लोबलाइजेशन उतना हाई होगा। दूसरा ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तीसरा आजकल मॉडर्न में आ गया आईटी सेक्टर। चौथा गवर्नमेंट का पॉलिसी, जैसे इंडियन गवर्नमेंट हमारे यहाँ कब आया ग्लोबलाइजेशन ज्यादा? एलपीजी मॉडल जब आया, जब पीवी नरसिम्हा राव लेके आया एलपीजी मॉडल 1992 के अराउंड में, तब जाके हमारे यहाँ क्या चीज है? ग्लोबलाइजेशन ज्यादा होने लगा। तो किन फैक्टर्स पे ग्लोबलाइजेशन डिपेंड कर रहा है? टेक्नोलॉजी, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा आईटी सेक्टर, चौथा गवर्नमेंट पॉलिसी कि एलपीजी है कि नहीं। एलपीजी जानते हो ना? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, कोई भी बाहरी कंपनी हमारे भारत की मार्केट में आके बेच सकता है, ये लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा कंपनी प्राइवेट को बढ़ावा देना, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे विश्व का सामान कहीं भी बिक सकता है, ठीक। आ गए किस पे? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब भारत पे इसका मिला जुला असर है।
पॉजिटिव असर भी है, निगेटिव भी है। पॉजिटिव असर ये है कि चीजें सस्ती हो गई, पहले जो 4000 का टीवी खरीद रहे थे अब 2000 में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा हुआ क्योंकि ग्लोबल मार्केट बन गया। दूसरा, जब ग्लोबलाइजेशन आया तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी पैसा बहुत आया, क्योंकि विदेश का कंपनी सब आके हमारे यहाँ क्या किया, फैक्ट्री खोला। ऐसे में विदेशी मुद्रा ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, हमारा इंप्रेशन भी अच्छा बना। ये दो हुआ। तीसरे नंबर पर ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से क्या हुआ कि हमारे यहाँ की कंपनीज ने अपने मशीन्स को मॉडिफाई किया। उन्होंने क्या किया, अपने मशीन को अपडेट किया ताकि इंटरनेशनल गुड्स के लिए तौर पे हम लोग सामान बना सकें। ये हुआ 3। चौथे नंबर पे थोड़ा सा निगेटिव असर भी था, और हमारे पास चॉइस भी, ऑप्शंस ज्यादा थे कंज्यूमर्स के पास, गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा टैक्स आने लग गया। 5वें नंबर पे थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट भी है, छोटे फैक्ट्रीज को नुकसान हुआ, छोटा फैक्ट्री लगभग खत्म हो गया। इंटरनेशनल मार्केट आया तो उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, तो जब सस्ते दाम पे अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम खराब प्रोडक्ट क्यों लेंगे या लोकल प्रोडक्ट क्यों लेंगे। इसलिए लोकल जो मार्केट था वो क्या हो गया, दोस्त हो गया, कोलैप्स कर गया, कोलाइड कर गया। आया समझ। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये एक ऐसा एरिया होता है जो सरकार डिसाइड करता है जहाँ पे किसी भी प्रकार का फैक्ट्री खुल सकता है, टर्सरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का, ये सब उसको बोलते हैं स्पेशल एक्सक्लूसिव जोन, इकोनॉमिक जोन एक ही है। यहाँ सरकार रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज सबको बढ़ावा देना चाहता है, बहुत सारे फैक्ट्रीज को हेल्प करता है फैक्ट्री खोलने में, लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाता है, जहाँ आप जाके अपना नाम लिखवा दीजिएगा तो फैक्ट्री वहीं से चूज कर लेगा कि हाँ नाजू कुमारी तो इसको नौकरी देना, ठीक है, ऐसा वो चूज कर लेता है। ये है SEZ, गवर्नमेंट बोलता है। एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज और SEZ में बहुत थोड़ा सा अंतर है। एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज में फैक्ट्री को बढ़ावा देते हैं इससे, और SEZ में क्या करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी किसी भी तरीके के फैक्ट्री को हम बढ़ावा दे सकते हैं, एम्प्लॉयज को दे सकते हैं, उस लेवल का हम ITI, डिप्लोमा ये सब करवा सकते हैं लोगों को ताकि आप स्किल्ड हो जाइए। आना समझ रहे हैं। स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन का देखो, ये अमेरिका वाला है, लास्ट चैप्टर वाले। अमेरिका देखो, जब WTO का मेंबर, आपको पता WTO का जो भी मेंबर कंट्री है, पहले क्या था, GATT था ना, फिर बाद में 1995 के बाद कौन बना, WTO। तो जो भी इसके मेंबर कंट्री है उनको आपस में फ्री ट्रेड करना या ट्रेड भी करना, तो बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा, बहुत कम टैक्स पे करना। तो लेकिन इससे फायदा WTO से क्या, क्योंकि जानते कोई भी जो इंटरनेशनल बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंस कौन करता है, तो जो बड़ा देश है, डेवलप्ड कंट्री करता है। डेवलप्ड कंट्री में कौन, तो अमेरिका है, रशिया है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, ये सब करता है। इसलिए सबसे ज्यादा चलता भी इन सब में किसका है, उन्हीं कंट्रीज का चलता है। अब यहाँ डिमेरिट क्या है, ये कंट्री सब क्या करता है, इक्वल लेवल पे नहीं होता। जो कंट्री इनको सपोर्ट करता है, अमेरिका वगैरह को, या जहाँ ये प्रोडक्ट बेचते हैं, उन्हीं कंट्रीज को ये IMF या वर्ल्ड बैंक के थ्रू लोन दिलवाता है। अब इंडिया अगर अमेरिका को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, इंडिया अगर अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो अमेरिका कभी नहीं हमारा तारीफ करेगा IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने कि आप लोन दे दीजिए, किसको, इंडिया को दे दीजिए, कभी हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ करेगा अपने पसंद का। तो 2-3 पॉइंट यहाँ पे अगर आप गौर करो, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या चीज मिला कि WTO में फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं है, बिकॉज डेवलप्ड कंट्री क्या करता है, डेवलपिंग कंट्री का शोषण करता है, एक्सप्लॉइट करता है, अपने रिसोर्सेज को ज्यादा बेचना चाहता है, और लोकल कंट्रीज का रिसोर्सेज इतना नहीं। दूसरा, याद करो अमेरिका का फार्मर वाला जो पॉलिसी था, अपने यहाँ के फार्मर्स को इतनी सब्सिडी देता है कि वहाँ के फार्मर्स बहुत सस्ते रेट पे गेहूं बेचने को तैयार हो जाते हैं, और हमारे इंडिया में वो सब उतना नहीं है। तो हमारा जो गेहूं का रेट होगा इंटरनेशनल मार्केट में, वो हाई होगा कि लो होगा, हाई होगा, जबकि अमेरिका में क्या होगा, लो होगा। तो ऐसे में कोई भी कंट्री अमेरिका का गेहूं खरीदेगा या हमारा खरीदेगा, अमेरिका का। तो अमेरिका का गेहूं अगर प्राइमरी रिसोर्स खरीद रहा है तो मार्केटिंग भी ज्यादा किससे करना चाहेगा, अमेरिका से करना चाहेगा। ऐसे में डेवलपमेंट ज्यादा किसका होगा, अमेरिका का होगा। ये हमारे साथ दिक्कत है। इसमें 4 पॉइंट अगर लिखना हो स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन में पहले क्या लिखेगा, डेवलपिंग कंट्री आर एक्सप्लॉइटिंग द डेवलप्ड कंट्री आर एक्सप्लॉइटिंग द डेवलपिंग कंट्री। दूसरा, countries which are more developed like America, they are utilizing their resources to help poor countries so that developing country can't growth। हम लोग क्या करेंगे, ग्रोथ उतना नहीं करेंगे। ये 2 हुआ। 3rd नंबर पे अगर आप देखोगे फेयर ग्लोबलाइजेशन में, तो क्या WTO का वो लोग क्या करता है, फायदा उठाता है नाजायज, अपने कंट्रीज को, अपने फैक्ट्रीज को बढ़ाने में ज़्यादा हेल्प करता है।
डेवलप्ड कंट्री, हम लोगों को नहीं करता। इसलिए फेयर ग्लोबलाइजेशन मतलब सबको क्या होना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए राइट्स। IMF और वर्ल्ड बैंक का जो लोन वगैरह मिलता है वो सारे कंट्री को एक जैसा मिलना चाहिए कि अलग अलग मिलना चाहिए, एक जैसा। बट ये डेवलप्ड कंट्री सब उन लोगों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। लिख लेंगे यहाँ पे MNC मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एक देश से ज्यादा देश में अपने बिजनेस को फैला रखी है। फायदा क्या चीज है भाई, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, सस्ते दाम पे सामान, एम्प्लॉयमेंट का फायदा, कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज, कंट्री के पास एक्स्ट्रा क्या चीज टैक्स वगैरह, ये MNC हमारे यहाँ खुलने से फायदा है। घाटा क्या चीज है, छोटे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज क्या हो जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। जो अनस्किल्ड लेबर है उनको जॉब हुआ नहीं मिलेगा, बेरोजगारी, अनस्किल्ड है सिर्फ ईंटा उठाता है तो वो क्या देगा, उसको फैक्ट्री में बैठा देगा, नहीं देगा। अनस्किल्ड को क्या होगा, रोजगार नहीं मिलेगा। साथ में जो पुअर पीपल होंगे उनके पास मार्केटिंग का भी चांसेस कम होगा। लोकल ट्रेडर्स वगैरह था उससे उधार ले लेता है, मॉल वाला उधार देगा क्या, जाके मॉल में बोलो उसमें ट्रेड्स में 2000 खाते में देगा क्या, भगा देगा मार्केट से। तो MNCs का ये घाटा है, गरीबों के लिए दिक्कत है। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ, फॉर्मल सेक्टर वैसे सेक्टर जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है और ये सब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अपने एजेंसीज को रेगुलेट करता है, उसको लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल सेक्टर। जैसे बैंक, इंश्योरेंस, इसके अलावा कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जैसे श्रीराम फाइनेंस, आदित्य बिरला, ये सब है ना, तो ये सब कंपनी कैसे सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर में। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिमिटेड होगा, ये आपसे अत्यधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेगा, लिमिटेड होगा। साथ में आपको लोन रिपेमेंट करने के लिए EMI वाला स्कीम लाएगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसके अलावा टाइम टू टाइम आपको सब्सिडी भी देगा, छूट भी देगा। ये फॉर्मल सेक्टर का फायदा है, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर का ये होंगे आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स, सो कॉल्ड विलेजर, सेठ साहूकार, बिजनेसमैन, ये सब होंगे। ये आपको एक रत्ती फायदा नहीं देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होगा, मोड ऑफ रिपेमेंट भी खतरनाक है, दिया तो दिया नहीं तो लोटा बेटा छीना जाएगा, वो हाल है इनका, ठीक है। आपसे बहुत जबरदस्ती पैसा ये छीन भी लेंगे, बहुत रेट पे लेंगे, आपका चीज 5 लाख रुपए में बिकने वाला होगा उसको 2 लाख पे हड़प लेंगे, ऐसा ये इनफॉर्मल सेक्टर का काम है। सरकार के पास इनका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि फॉर्मल सेक्टर से लीजिए, ये आप लेते हो। लेकिन एक फायदा बस इनफॉर्मल का है, जब मर्जी तब पैसा उपलब्ध, संडे तो संडे, रात भोर भिनसर जब चाहिए ये दे देंगे। इसके पास बस आपसे साइन करवाता है और फटाफट आपको दे देता है। लेकिन फॉर्मल में क्या चीज़ है, थोड़ा इतना हार्ड किए हुए उसको स्टेप बाय स्टेप पेपर बनवाइए, ये बनवाइए, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। किससे, फॉर्मल सेक्टर से, ये प्रॉब्लम है। सरकार उसको कैसे कर सकता है सही, तो इनफॉर्मल को किस में कन्वर्ट करें, रजिस्टर बनाने का है, लिमिटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोले तो फायदा होगा। या सरकार बैंक वगैरह का और इलास्टिक लचीला कर दे, लेबर लॉज करता है। जब रसन रिवॉल्यूशन था ना, जहाँ पे 1905 में लेबर ने वहाँ हंगामा किया था कि वर्किंग आवर को 8 घंटे तक लाइए, साथ में क्या चीज़ हो कि लिविंग कंडीशन बेहतर कीजिए, लिविंग कंडीशन अच्छा कीजिए, और क्या बोला था वहाँ के लेबर्स ने कि लिविंग कंडीशन, वर्किंग आवर और पेमेंट को क्या कीजिए, बढ़ाइए। तो लेबर लॉज क्या है, कोई भी देश अपने यहाँ लेबर लॉ लगाए हुए जिससे लेबर को फायदा हो और फैक्ट्री के मालिकों को भी। एक लिमिटेड टाइम में तुम उससे काम करवा सकते हो, 8 घंटे तो 8 घंटे, 8 घंटे से ज़्यादा किसी लेबर से तुम काम नहीं करवा सकते हो। उनका पेमेंट एक लिमिटेड फिक्स होगा, उस रेट पे ही आपको देना पड़ेगा। आप उनका शोषण नहीं कर सकते। वो लेबर आपका राजमिस्त्री था तो तुम उसे गाय खिलवा रहे हो, ये सब नहीं चलेगा, उसके स्किल के अनुसार आपको काम करवाना पड़ेगा, ये लेबर लॉज में। लेकिन अब सरकार ने भी इसमें थोड़ा सा सुधार किया। अब सपोज करो कि ये 3 है, इस तीनों में क्या चीज़ है कि ये दोनों स्किल्ड है, ये बेचारी नॉन स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, अभी हुनर नहीं नया आई हम काम सीखने के लिए। अब फैक्ट्री का मालिक क्या चीज़ है, इधर श्रेष्ठ है, तो ये क्या सोचेगा, इसको जितने में हम सिखाएंगे उससे बेहतर है उसी से 8 घंटे बदले 12-12 घंटा दोनों से काम करोगे। वो लोग भी सोचे कि हमको 15,000 रुपये मिलता है, बाकी टाइम घर में जाके पत्नी का बात ही सुनते हैं, इससे बेहतर है कि 4 घंटा और काम करके क्या करें, थोड़ा और पेमेंट बढ़ा ले, 22-22,000 हो जाएगा। तो इसमें सरकार लेबर लॉज में थोड़ा सा सुधार किया है कि अगर आपकी इच्छा है तो आप 8 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हैं ओवर टाइम, बट द कंपनी विल प्रोवाइड पेमेंट फॉर इट। कंपनी आपसे फ्री में काम नहीं करवाएगा, आपको उसके बदले पेमेंट देगा। ये लेबर लॉ में थोड़ा हाल फिलहाल में सुधार आया। ये आपको वहाँ नहीं लिखना, आपको लिखना वही वाला लिमिटेड हुआ आवर, अच्छा जगह, और साथ में क्या चीज़ पेमेंट वगैरह सही अमाउंट में, टाइम टू टाइम।
मैंने एक काम करवा लिया, 6 महीना बाद उसको बोल रहे हैं डिलीट कर रहे, दिवाली के बाद है ना, होली के बाद आना, छठ के बाद आना। ये नहीं। ग्रामीण बैंक, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के थे, नोबेल प्राइज विनर है। इनका ही कॉन्सेप्ट था कौन से बैंक का? ग्रामीण बैंक। गांव के एरिया में, ये रूरल एरिया में होता है जनरली, और वहाँ के किसानों को, वहाँ के व्यापारियों को ये छोटा मोटा लोन प्रोवाइड करता है। किसानों को लोन चाहिए किस चीज़ के लिए? क्रॉप्स, बीज लाने के लिए, सीड वगैरह लाने के लिए। और किस चीज़ के लिए उनको लोन चाहिए? फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब के लिए। हार्वेस्टिंग के टाइम चाहिए, फसल खराब हो गया तो उसके लिए लोन रिपेमेंट के लिए चाहिए। तो ऐसे में ये ग्रामीण बैंक देता है। अपने इंडिया में भी सक्सेसफुल है। अब तो ग्रामीण बैंक सब क्या हो गया ना, सारे बैंक के अंडर चला गया। कुछ बैंक यूको बैंक के नीचे ग्रामीण बैंक है, कुछ जगह पे पंजाब नेशनल बैंक के नीचे है, कुछ जगह पे विजया बैंक के नीचे में ग्रामीण बैंक है। अब कोई बड़ा बैंक ग्रामीण बैंक को गोद ले लिया, उसके नीचे काम करता है। ठीक, मेरे घर में हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि मेरे मामा जी भी और मेरा भाई दोनों मैनेजर है ग्रामीण बैंक। मनरेगा, नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ये रघुवंश प्रसाद सिंह जो कि आरजेडी के एक मंत्री थे, ये लाए थे। मनमोहन सिंह के रीजन में ही आया। गांव के गरीबी को मिटाने के लिए सरकार ने इस पे काम किया, क्योंकि ना रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ एम्प्लॉयमेंट हमारी तरफ से भी लोगों को श्योर दिया जाए इतने दिन का। तो 100 दिन का, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कितने डेज का? 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। किस एरिया में? रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है। इसके तहत क्या किया जाता है? मनरेगा के तहत 5 किलोमीटर के रेडियस में, ऐसा नहीं कि हम यहाँ लखीसराय के तो मेरे बोलेगा कि यूपी के बलिया में काम आया तुम चल जाओ, वो यही 5 किलोमीटर लंबाई चौड़ा देगा, उत्तर दक्षिण जहाँ भेजे। ठीक, इसके लिए ही ब्लॉक में वीडियो वगैरह का बहाली करवाया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायती राज को चलाने के लिए, मनरेगा को चलाने के लिए, इन सब के लिए। मनरेगा का एक अलग ऑफिसर ही है वहाँ पे ब्लॉक में, जो मनरेगा का पैसा वगैरह देता है। इसमें काम क्या करवाया जाएगा लोकल एरिया के लोगों से? अब वो स्किल्ड तो है नहीं, उनसे मिट्टी भरने का काम, तालाब खुदवाने का काम, नाला वगैरह का, पाइन उड़ाही, मतलब जो पहले से पोखर नाला बना हुआ है उसका मिट्टी और गहराई करने का काम, ये सब करवाया जाता है लोगों से। ठीक, हाँ, नजर वाला। इम्पैक्ट ऑफ IT इन ग्लोबलाइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको पता है ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है। आजकल हमारे इंडिया में टर्सरी सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार यही देता है। कौन सा सेक्टर? IT, KPO, BPO, इंजीनियर्स, ये सब भरे हुए हैं। बहुत सारा शहर भी हमारा ऐसा है। बैंगलोर सिलिकॉन वैली के नेम से ही जाना जाता है, हाईटेक सिटी के नेम से जाना जाता है। कौन? हैदराबाद। अब अमेरिका से भी ज्यादा इन्वेस्टर हमारे इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चीप एंड बेस्ट इंजीनियर उपलब्ध है ना। जितना हमारे यहाँ पूरे 4 साल मिला के बीटेक का खर्चा लगता है, उतना अमेरिका के 1 साल का पढ़ाई का बीटेक का खर्चा। ठीक, इसलिए हमारे भारत आता है, अफ्रीका वगैरह वाला भी पढ़ने के लिए, बीटेक करने के लिए कहाँ पहुँच जाता है? भारत पहुँच जाता है। इंडिया के सारे कॉलेज में आपको 2-4 अफ्रीकन मिल जाएंगे पढ़ने वालों में, अधिकतर कॉलेज, सारे के 90%। तो इम्पैक्ट ऑफ IT के आने से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया? फास्ट हो गया। अब मुझे जापान से कोई सामान मंगवाना है, मैंने उसको मेल कर दिया, वो सामान क्या हो जाएगा? वहां से आ जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। ऑनलाइन जो आप बुकिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, ये सब कौन सा सेक्टर की वजह से पॉसिबल हो पाया? IT सेक्टर से पॉसिबल हो पाया। आपके पास टाइम नहीं है, ऑफिस, बस, मेट्रो, कहीं भी जा रहे हैं, उधर आपने बीच में देख लिया, ये शर्ट ऑर्डर करना है, ये वॉच ऑर्डर करना है, ये ऑर्डर करना है, क्या जी, नानी के लिए ये गिफ्ट लेके जाना है, वो सब का सब इसके हेल्प से कर सकते हैं IT। अब राइजिंग इम्पोर्टेंस, नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम है, बस आई का फैक्टर, थोड़ा सा चोरी वगैरह होता है, डाटा इसमें डाटा चोरी होता है, प्राइवेसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बस यही सब है। पैसा वगैरह भी कई बार मार लेता है सब। यहाँ कतरी सराय बड़ा फेमस है इस चीज़ के लिए, लोगों का जेब कतरने के लिए। नवादा के साइड जाओगे ना, नालंदा जिला में पड़ता है ऐसे कतरी सराय, लेकिन वो नवादा का मोहब्बतपुर गांव वगैरह है, उधर ही बहुत डेंजरस है, उधर ही है, डेंजरस जगह है। सुबह शाम से एकदम टाई वाई मार के निकलेगा, अब दिन भर में चूना लगाएगा सबको। देखते हो कभी पेपर में देता रहोगा अमिताभ बच्चन का फोटो, इसको पहचाने करोड़ों पाए। अब गांव का आदमी देखा पड़ेगा ये अमिताभ बच्चन देखे थे, तो फट से उस नंबर पे कॉल किया, उसके बाद उससे डाटा वाटा लिया। उसको लगता है पड़ोस वाला किसी को नहीं बताएंगे, चुपके से हम ही पैसा ले लेंगे, इसलिए अकाउंट डिटेल, ये डिटेल, वो डिटेल सब मार देता है। पता चला उसके अकाउंट में कोई पैसा नहीं था, सिर्फ आया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 12,000 रुपया, वो भी खा गया बोले। ऐसे करोड़पति बने, हमारे एरिया का ही है।
खतरनाक। और राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर इसमें क्या चीज होता है, ना मैन्युफैक्चरिंग ना प्रोडक्शन, बस क्या चीज देना, सर्विस। और सबसे ज्यादा बिना कोई कपड़ा मैला किए जो काम है वो किसमें है, टर्सरी सेक्टर। भी टर्सरी सेक्टर के एग्जाम्पल, 4 घंटा आए अपने बोली का कमाई खा के चले जाते हैं, कहाँ कपड़ा मैला वैला कुछ हो जाता है, वैसे फ्रेश लौटना पड़ता है जो किचन में नहीं है ना चाहिए बेनिफिट। तो टर्सरी सेक्टर से क्या फायदा, क्या जितना ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस क्या है, टर्सरी सेक्टर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा, लोगों के पास परमानेंट इनकम आएगा। टर्सरी सेक्टर का ये खासियत है, ये 90% परमानेंट इनकम देता है, मंथली इनकम, ठीक है, मंथली इनकम देता है। कौन सा सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो आपके पास मंथली इनकम आया, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा एम्प्लॉयड होंगे। पहले जो लोग प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा ओवर डिपेंडेंट थे, आपको पता है ना हमारे यहाँ ओवर डिपेंडेंट है, एक आदमी खेती करने के लिए काफी 5 लोग लगा हुआ है, बाप दादा की चीज है, वैसे भिड़ा हुआ है। तो वो लोग क्या होंगे, इधर को छोड़ के चले जाएंगे कौन सा सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में। इससे बेनिफिट होगा उनको, देश का भी जीडीपी बढ़ेगा भाई। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं संगठित क्षेत्र, जहां के लोगों को 5-6 चीज उपलब्ध, 6-7 चीज मिले। पहला, मंथली सैलरी हो, पेड लीव हो, ठीक है, पेड लीव हो वीकली में। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी हो, इसके अलावा अलाउंसेज, अलग से कुछ भत्ता मिलता हो, मेडिकल अलायंस, नो पेड लीव, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बोल, नो पेड, कोई पेड नहीं करना, पेड लीव, छुट्टी ले लिए फिर भी पैसा मिला, नो नहीं वो पेड लीव हो लिखा है, ठीक है। तो मंथली सैलरी, पेड लीव, जॉब सिक्योरिटी, और क्या मिल रहा है, अलाउंसेज मिल रहा है, हेल्थ वेल्थ के फैसिलिटी है, अगर फीमेल है तो मैटरनिटी लीव मिल रहा है, कुछ पीएफ कट रहा है, प्रोविडेंट फंड, आपके पैसा कटा और बाद में आपको ग्रेजुएट होके मतलब मैच्योरिटी के बाद आपको रिटायरमेंट और पेंशन के तौर पर कुछ पैसा मिलेगा। ये सब मिले, ऐसे सेक्टर को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज। इनका लाइफ बहुत अच्छा है। एक बुजुर्ग का कहानी बताया था ना आपको हाल फिलहाल, कि 60 साल बेचारे रिटायर हुए, 80 कभी हुए हैं, 25,000 पेंशन मिलता है। जिस आदमी के पास रिटायरमेंट हो, ही इज हैविंग नो टेंशन, उनका बुढ़ापा सुरक्षित। रीजन, उनको सुबह उठते ही 7 बजते चाय बिस्किट और थोड़ा सा वो सब क्या था, अंजीर बादाम, ये सब मिल जाता है। जितना इनका लाइफ लॉन्ग उतना पेंशन वेलकम होगा ना, उनका लाइफ लॉन्ग तो पेंशन इनकमिंग ज्यादा, इसलिए जब तक रहेंगे तब तक मिलते रहेगा। 80 के बाद और बढ़ जाता है कई गुना पेंशन परसेंटेज। तो फायदा कितना है पेंशन वालों का, उनका बेटा बेटी, मतलब ये हाल है, इंसान सोचता है कि अपने से ज्यादा इसी का केयर करो, हम तो कमाते धमाते नहीं हैं, वही ज्यादा देगा, तो वो बेनिफिट है। 9 बजते बेचारे को खाना मिल जाता है फर्स्ट क्लास एकदम, जो चीज़ डिमांड उनका हुआ। 12 साढ़े 12 में लंच, 4 बजे भुंजा भुजा जो बोलते हो, 8 बजे एकदम भर कटोरा दूध के साथ रोटी, और ये सब फैसिलिटी। और जो इंसान बुजुर्ग के पास नहीं है ये पेंशन, उसका देखो बुढ़वा कम मरेगा, एकदम खाता है इतना, 1 कटोरा दूध चाहिए, हम बाल बच्चा क्या करें, ये हाल। इसलिए तुम्हारे पापा का जिंदगी एकदम मस्त सुरक्षित, पेंशन। मम्मी का नहीं, वो तो अथी वाले में, नए वाला टीचर में, उनका नहीं, पापा का। अगर पापा का है तो मम्मी का भी होगा। देखो रिटायरमेंट के बाद एक और फैसिलिटी है ना, अगर कहीं सपोज आपके दादाजी चले गए तो दादी माँ को हाफ पेंशन, मतलब बोथ ओल्ड मेंबर्स आर इम्पोर्टेंट, दे आर गोल्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड हुआ, इसीलिए सरकारी नौकरी पकड़े मिडिल क्लास फैमिली के लिए गोल्डन चांस है पूरे लाइफ टाइम पे। LIC हो, अरे सब देता है सरकार अभी भी, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि ये मिले। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज क्या है, ये सारा फैसिलिटी नहीं, दिहाड़ी मजदूर सब बेचारा जो डेली इंटरमीडिएट होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड, पेड लीव नहीं है, कल नहीं आएगा, कल मैसेज खत्म, जिस दिन काम किया उसी दिन पैरा छिला गया, तुम्हारा टेंशन, टूट गया तुम जानो, तुम प्रेग्नेंट हो तुम समझो, हमें क्या, ये रहता है इसका कौन सा चीज का, ऑर्गेनाइजेशन। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड, जब दोनों पक्ष राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है। यहाँ ऐसा जैसे मान के चलो हम 600 रुपया में पढ़ा रहे हैं और दिव्यांशु भी 600 पढ़ने में तैयार है, अब जयंत उसको भड़का रहे, इससे कोई फायदा है,
नहीं फायदा है, वो आएगा जब दोनों पक्ष राजी है तो कोई दिक्कत नहीं। वही डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब लेंडर जो लेने वाला नहीं मतलब देने वाला और बोरोवर जो लेने वाला, दोनों क्या चीज है, एग्री है। तो फर्स्ट क्लास डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। आजकल ट्रेड चलता है सिर्फ किस पे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जबरदस्ती तुम ले लोगे, बाद में केस ठोक लोगे। ऊपर से जो SC ST रहा तो नॉन बेलेबल वारंट निकलता है। फर्स्ट क्लास आप भीतर ओरिजिन एक्ट नॉर्मल केस चलेगा। इनहेरिट प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम था लेन देन का सिस्टम। इसका प्रॉब्लम क्या है इसका? अब सपोज करो कि हम जाति से चमार हैं, ठीक है, मेरा काम है चप्पल जूता बनाना, और ये बेचारी क्या चीज़ है, किसान है, इसका काम क्या चीज़ है, अनाज वनाज देना। उधर अभिषेक क्या चीज़ है, ब्राह्मण है, उसका काम है पूजा पाठ करना। अब उसके पास पहले से चप्पल जूता है, पहले से है अवेलेबल, सारे फैमिली मेंबर्स के पास है, सैंडल वैंडल सब चीज़ है। अब हम गए, पंडित जी मेरे यहाँ पूजा करवा दीजिए। बोला तुम देगा क्या पूजा के बाद? तो बोले चप्पल देंगे, तो मेरे पास है पहले से। अब बताओ मेरा वो पूजा करवाएगा कभी? नहीं। इसको क्या चीज़ चाहिए, इसको चप्पल चाहिए, और हमको अनाज नहीं चाहिए, तो हम दोनों का लेन देन होगा क्या? तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बड़ी मुश्किल से पॉसिबल कि आपको भी वो सामान चाहिए जो वो देने वाला है। ये सिर्फ आज तक चल रहा है कहाँ, सरपापड़ी बेचने वाला सिस्टम। तुम बाल काट के दे दो, प्लास्टिक दे दो, मोड़ के लोहा लग कर दे दो, पैसा दे दो, सब पे तुमको सोन पापड़ी तैयार, ठीक है। वही सब बस देता है वहाँ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। बार्टर सिस्टम है, लेन देन। बुझा दी बेंसु? अनाज दे दो, मिट्टी दे दो, मिट्टी के साथ अनाज, वो भी ले लेता है। आइसक्रीम वाइसक्रीम गाँव में चलता है यार। तो ये बार्टर सिस्टम। तो आई थिंक हमने ये कार्य, चलिए देखिए कुछ डेफिनेशन है पहले चैप्टर डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट में पूछे आपसे व्हाट इज डेवलपमेंट, आपको लिखना है द कंडीशन ऑफ ए पर्सन बेटर देन द प्रीवियस वन। पहले से बेहतर हो जाओ, क्या चीज है, डेवलपमेंट। पहले हम पैदल जा रहे थे स्कूल, अब बाइक से जा रहे हैं, सेकेंड हैंड बाइक है तो क्या हुआ, बट वो मेरा क्या चीज है, डेवलपमेंट है। हाँ। अब पर कैपिटा इनकम का, पर कैपिटा इनकम क्या है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री पीपल अपॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन। कुल आय सारे देश के लोगों के द्वारा मिला के अपॉन डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पर कैपिटा इनकम। दूसरा लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, नंबर ऑफ पर्सन्स लिटरेट आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से कितने पढ़े लिखे। और रेट जब बोलते हैं तो परसेंटेज है, तो इनटू 100 कीजिएगा। मान के चलो कि इसका एग्जांपल है, हाँ तुम्हारा गांव है, पटना गांव है, तो फिर मजाक है ना, पटना गांव है, यही का तब तो होता है घर को गाँव, हमको भी। अच्छा तो चलो सपोज बॉलीवुड है, सपोज कर लीजिए। वो वीडियो बनना पड़ा। लिटरेसी रेट में क्या, अब 100 लोग में सब मान के चलो कि तुम्हारे यहाँ के 78 लोग पढ़े लिखे, बिहार है भाई, इससे ज्यादा हो भी नहीं सकता, ठीक है। रेट निकालना क्या कीजिए, 100 से इंटू कितने परसेंट लोग शिक्षित है आपके यहाँ, 78%। यही केरला में होता तो वहाँ का रेट हाई होता, 1000 में 934 लोग पढ़े लिखे। 100 में भी निकाल सकते हैं भाई, और किसमें निकाल सकते हैं, 1000 में। 1000 में लोगे तो 780 782 वैसा देना पड़ेगा। तो ये रेट जब भी रहे उसको परसेंटेज में निकालिए, 100 से इंटू कीजिए। तो लिटरेसी रेट क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स लिटरेट आउट पर 100 पर्सन्स तो हो जाएगा। एज ग्रुप 14 ईयर्स के ऊपर वाले, और पढ़ा लिखा भी आपको पता ही है, किसी भी भाषा में बोलना लिखना पढ़ना जानता हो, भारत में 22 भाषाओं में से एक, तो वो शैक्षिक। 3 साल का हमारे यहाँ 3 क्लास का बच्चा भी पढ़ा लिखा, क्योंकि एक भाषा हिंदी तो पढ़ ही लेता, उसे टमाटर ऐसे पढ़ता ना बच्चा सब कर। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, नवजात शिशु मरण दर, 1 साल एज पूरा करने के पहले जितने बच्चे उस एरिया में जन्म लिए उसमें से कितने मर गए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। रेट लग गया, परसेंटेज की नहीं निकलेगा, 100%। अटेंडेंस रेशियो, टोटल बच्चे कितने थे उस इलाके में उस एज के, उसमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो क्या चीज हुआ, अटेंडेंस रेशियो। सब एज का अलग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, टोटल एज लिव्ड बाय द पर्सन्स ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब सपोज करो कि हम 32 में शहीद हो गए और हर्ष क्या है 104 साल जिंदा है, तो हमारा क्या होगा, दोनों का जोड़ के तब डिवाइड किया जाएगा 2 से, ये निकाला जाएगा।
ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कुल नामांकन दर, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, टर्सरी पढ़ाई पे या हायर सेकेंडरी पढ़ाई पे कितने पर्सन, कितने बच्चे थे, उसमें से कितने बच्चे स्कूल गए। जैसे हमारे यहाँ का रेट गड़बड़ है, अगर 100 बच्चा तो उसमें से 90 बच्चा जाता है प्राइमरी लेवल का पढ़ाई करने, सेकेंडरी जाते जाते 85 हो जाता है, सीनियर सेकेंडरी जाते थे और घट जाता है, 2-4 गुटका उटका वाला घूमने लग जाता है तो मुंह में भर के। उसके बाद और ये रेशियो घटेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, आपको पता नहीं ये कौन निकलता है, एसडीआई इंडेक्स, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत 10 अलग अलग क्राइटेरिया पे डाटा निकाला जाता है, हर क्राइटेरिया पे 0.1 मार्क्स दिया जाता है। जिसका भी 0.9 से ऊपर है मतलब वो कंट्री क्या बहुत हाई स्टैंडर्ड का है, जिसका 0.75 से ऊपर है एवरेज, 0.75 से लेकर 0.55 के बीच में बिलो एवरेज, 0.55 से नीचे नीचे से दरिद्र है, इसलिए उसके पास खड़ा भेज दिया। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर, कितने कितने के बीच में रहना चाहिए, 18.5 से लेकर 23.5 के बीच में, तो वो सही बॉडी मास इंडेक्स है उसका निकल के। अगर ये डाटा आए तो उससे ज्यादा तो ओवरवेट, उससे कम तो अंडरवेट, माल न्यूट्रिशन का शिकार, कुपोषण।